हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पर एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स। जब हम बात करते हैं तो ईएमपी पैथवे की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो अपने डिस्कवरर्स के नाम के अकॉर्डिंग ईएमपी पैथवे रखा गया है, एज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 पीपल्स। एक हैं एम्बडेन, दूसरे हैं मेयरहाफ और तीसरे हैं पैरनेस। तो आप समझ गए होंगे कि जो इनके नाम हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट को हमने पिक करके हमने इस पर यह बात करी है कि ये इन्हीं के नामों से ईएमपी पैथवे बना। जब हम ग्लाइकोलिसिस को समझाने पर जाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहीं ना कहीं शुगर ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। ये प्रोसेस है ऑफ शुगर ब्रेकडाउन, और इस प्रोसेस के दौरान बेटा हम कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि एक 6 कार्बन ग्लूकोज जो कि एक हेक्सोज है, broken into 2 molecules of 3 carbon pyruvate। 3 कार्बन पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाता है। पायरुवेट की जब बात होती है तो कहा जाता है वो एक 3 कार्बन कीटो एसिड है, कीटोन नेचर का एक एसिड है। इस बात को भी आप यहाँ पर मार्क करके रखिए। जब हम ग्लाइकोलिसिस में बात करते हैं बेटा तो हम कहते हैं कि ये पूरा एक पैथवे है जिसमें हम इस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं कि हमने जैसा कि इसको जब समझाने लगे तो हमने बताया कि ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड तक चलता रहता है। हमने 3-4 चीज़ों में इसे समझा है। अगर मैं यहाँ पर पैथवे आपको ड्रॉ करके दे दूँ तो आपकी बड़ी सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि ग्लूकोज जो है ये आगे चल के टूटता है और इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर ये थोड़े टाइम के बाद फर्दर कन्वर्ट होता है, इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे चलकर एक और बार फॉस्फोराइलेशन शो करता है और इससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म होता है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक तरफ इससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और दूसरी तरफ इससे बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP इन शॉर्ट में कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर एक कन्वर्जन का निशान बना देंगे, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आगे चलकर कन्वर्ट होता है। हमने ऐसे करके बोला कि जब ये कन्वर्ट हुआ तो इससे बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर इससे 2 मॉलिक्यूल बने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहीं से 2 मॉलिक्यूल बने फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के। पहले थोड़ा एक स्टेप मिस हो गया है मेरा बेटा। 3-फॉस्फो से 2-फॉस्फो बना, इसे कहते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फिर इससे बनता है 2 molecule of pyruvic acid। लेट मी रिमाइंड यू
कि ये रहे 10 के 10 स्टेप। अगर आप काउंट करेंगे तो ये रहा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा स्टेप, ये रहा छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां स्टेप। रिमार्केबल बातें कौन कौन सी हैं? स्टेप नंबर 9 पर वाटर का निकलना 2 मॉलिक्यूल, एक तो ये रिमार्केबल स्टेप है। रिमार्केबल स्टेप ये भी है कि स्टेप नंबर 1 पर एक एटीपी का खर्च होना, उसके जगह पर एडीपी का बन जाना। स्टेप नंबर 3 पर भी एक एटीपी का खर्च होना, एडीपी का रिलीज हो जाना। स्टेप नंबर 6 पर 4 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स का निकलना हाइड्रोजन के फॉर्म में, और इन रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स को 2 मॉलिक्यूल NAD+ रिसीव कर लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक 7वें स्टेप पर 2 मॉलिक्यूल ADP आकर के लगते हैं और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है बेटा। और 10वें स्टेप पर भी 2 मॉलिक्यूल ADP आकर लगते हैं और 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हो जाया करता है। सो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि कैसे हमने यहाँ पर पहले स्टेप, तीसरे स्टेप, 7वें स्टेप, 10वें स्टेप पर चीज़ों का आउटकम बताया है। जब हम इस पर इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 2 एंजाइम आपको ज़रूरी याद रखने हैं। पहले स्टेप पर एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं अभी कर रहा था कि ये एंजाइम Mg2+ के प्रेजेंस में ही फंक्शनल होता है, ठीक है। ये तीसरे स्टेप पर जो एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK कहते हैं शॉर्ट में बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम को रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं, यानी इस रिएक्शन को रेट लिमिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो स्टेप 10 का एंजाइम आपको याद रखना है एंड दैट इज पायरोवेट काइनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखे जा सकने वाले एंजाइम हैं। इसके लिए भी आपको Mg2+ की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी Mg2+ के प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है और काम करता है, ठीक है। तो ये 10 स्टेप है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप को प्राइमिंग कहते हैं, पहला प्राइमिंग। थर्ड स्टेप को भी अगेन प्राइमिंग कहते हैं, दूसरा प्राइमिंग। दिस इज फर्स्ट प्राइमिंग, दिस इज सेकेंड प्राइमिंग। एंड 7th स्टेप को फर्स्ट SLP कहते हैं। SLP स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और 10th स्टेप को सेकेंड SLP कहते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें इन सभी स्टेप्स के बारे में एक डिटेल आइडिया होना चाहिए। जब हम ग्लाइकोलिसिस पर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जब हम स्टेप 1 to स्टेप 5 की बात करते हैं तो हम इसे ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इस दौरान ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है और एनर्जी इन होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं इसे। जबकि अगर हम इसी में स्टेप 6 से स्टेप 6 to 10 की बात करें, 6 से 10 तक, तो इस दौरान ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। इन्हें हम ग्लूकोज एक्टिवेशन नहीं बल्कि हम इन्हें एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज कहते हैं। एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज कहा करते हैं। ये एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज बहुत इंपॉर्टेंटली एनर्जी एक्सट्रैक्शन के काम में होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके ज़्यादातर स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10। ये 3 केवल इरिवर्सिबल स्टेप है और बाकी के सब रिवर्सिबल हैं। रेस्ट ऑल आर रिवर्सिबल। आप देखिए, आपको मैंने ढेर सारी बातें बता रखी हैं जो कहीं ना कहीं इस पैथवे को याद करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये एक तरीके का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये प्रोसेस होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होती है। और कहीं ना कहीं ये जानते रहिएगा कि ये यूनिवर्सल पैथवे है, हर ऑर्गेनिज्म में ये होता रहता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये यूनिवर्सल पैथवे है, ये यूनिवर्सल पैथवे है। और जब हम यूनिवर्सल पैथवे की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि
हर सेल में, चाहे वो एनोबिक हो एनारोबिक हो, सब के अंदर होता है। और इसे हम इन शॉर्ट कहते हैं कि एक तरीके का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्योंकि हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, उस रिस्पेक्ट में बात है ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट। ये जानते रहिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ये ऑक्सीडेशन हम हाइड्रोजन के रिमूवल के रिस्पेक्ट में याद करते हैं। आपके लिए एक पूरा सा इंफॉर्मेशन बंच मैंने बना दिया है, इसे रिवाइज करें और बहुत इंपॉर्टेंटली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है बेटा, आपको आगे की डिटेल में बाद में बताऊंगा।